हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, तो अब हम देखेंगे कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस क्या है और ये दोनों इंडिविजुअली क्या मीन करता है। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद फाइनल गुड्स। व्हाट आर फाइनल गुड्स? दोज गुड्स व्हिच आर आइदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कोई भी ऐसा गुड, इन शॉर्ट तो हम फाइनल गुड को ऐसा समझ सकते हैं कि रेडी हो गया वो गुड पूरा यूज करने के लिए, ठीक है, उसको हम फर्दर प्रोडक्शन में नहीं यूज करेंगे, तो वो सब गुड्स जो होता है वो फाइनल गुड्स होता है। फाइनल गुड्स मीन्स रेडी टू यूज। सो लाइक दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द हाउसहोल्ड्स फॉर देयर फाइनल कंजम्पशन। जैसे कि कोई एक हाउसहोल्ड ने सपोज एक ब्रेड का पैकेट खरीद लिया, तो वो हो जाता है तुम्हारा फाइनल गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर। अगर कंज्यूमर्स कोई फाइनल कंजम्पशन करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है ना, उसे हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फर्म्स करते हैं। फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी खर्चा किया उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कोई मशीन खरीद लिया, कोई भी टूल खरीद लिया अपने इंडस्ट्री के लिए, तो उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर और फाइनल गुड्स के ऊपर कितना खर्चा हुआ वो अगर हमको निकालना है तो वी विल कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स, एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट गुड्स। मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स कितना है, ठीक है। सो फाइनल गुड्स जो होता है वो नीदर रीसोल्ड नॉट यूज्ड फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब जो फाइनल गुड्स होता है उसको हम रीसेल नहीं करते हैं और प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म भी नहीं करते, बिकॉज वो प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी है यूज करने के लिए। सपोज वो एक मशीन हो सकता है जो फर्म ने खरीदा, तो वो जो फर्म ने मशीन खरीदा ना, मशीन को यूज करके वो कुछ और बनाएगा, लेकिन मशीन खुद से जो है वो पूरा का पूरा रेडीमेड गुड्स है, फाइनल गुड्स है। उसको डायरेक्टली अब वो यूज करेगा, उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। सो फाइनल गुड्स आर नीदर रीसोल्ड नॉर यूज्ड फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स दे हैव क्रॉस्ड द लाइन ऑफ प्रोडक्शन। वो जो गुड है वो पूरा का पूरा रेडी है, वो प्रोडक्शन लाइन से बाहर हो चुका है। जैसे कि एक एग्जांपल है मिल्क परचेज बाय अ हाउसहोल्ड। मिल्क परचेज बाय अ हाउसहोल्ड क्या होता है कि लाइक हाउसहोल्ड ने एक पैकेट ऑफ मिल्क खरीद लिया, तो उसको हाउसहोल्ड क्या करेगा, उसको हाउसहोल्ड डायरेक्टली कंज्यूम करेगा, तो वो हो जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज अ पार्ट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। ओके, मतलब फाइनल गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है एक पार्ट हो जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सिमिलरली कोई फर्म ने कोई मशीन खरीद लिया, वो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, so this kind of final goods expenditure are included both in domestic income and national income. जब हम domestic income और national income का सम्स करेंगे तब हम देखेंगे कि हम फाइनल गुड्स के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर होता है ना वो हम इंक्लूड करते हैं दोनों में। कमिंग टू इंटरमीडिएट गुड्स, इससे ये कैसे डिफरेंट है? गुड्स विच आर आइदर यूज्ड फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। कोई भी एक गुड जिसको किसी ने खरीदा है फॉर रीसेल और फॉर यूजिंग इट फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। जैसे कि सपोज एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मिल्क परचेज बाय अ डेयरी शॉप फॉर मेकिंग स्वीट्स। मिल्क जो खरीदा है एक डेयरी शॉप ने खरीदा है, लेकिन उसको कंज्यूम करने के लिए नहीं खरीदा है, उसको फर्दर प्रोडक्शन में लगाया। किसके प्रोडक्शन में? स्वीट्स के प्रोडक्शन में। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फर्दर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे मिल्क क्या बन जाता है? मिल्क यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड हो गया। सिमिलरली यहाँ पे मिल्क क्या बन गया था? ये हाउसहोल्ड के मतलब हाउसहोल्ड ने खरीदा था, तो डेफिनेटली कंज्यूम करने के लिए खरीदा होगा, तो वो बन जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब ये वो बन जाता है फाइनल गुड यहाँ पे। तो एक ही प्रोडक्ट है मिल्क, एक बार वो फाइनल गुड, एक बार वो इंटरमीडिएट गुड। डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हो। ओके, सेकेंड जो है मिल्क परचेज बाय अ शॉप फॉर रीसेल। कोई भी एक शॉप है तो जिसने मिल्क खरीद लिया, लेकिन उसने बेचने के लिए, फर्दर बेचने के लिए उसको खरीदा फॉर रीसेल, सो ये भी उसके लिए इंटरमीडिएट गुड होगा, ठीक है। उसको खरीद के उसने कंज्यूम तो नहीं किया, उसने उसको फर्दर बेच दिया, तो वो हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड। दैट मीन्स दे आर नीदर इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम नॉट इन नेशनल इनकम। ये जो इंटरमीडिएट वाला गुड है, इसका जो एक्सपेंडिचर है वो हम डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड नहीं करेंगे, नीदर वी विल इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो बेसिकली हम इसको क्यों नहीं करते हैं इंक्लूड? एक्चुअली ये वाला पॉइंट है, दे आर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। जो इंटरमीडिएट गुड है ना वो अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, वो फुल्ली रेडी नहीं है, ठीक है। तो फुल्ली जब रेडी हो जाएगा तो वो बन जाएगा फाइनल गुड। तो फाइनल गुड का वैल्यू तो हम ऑलरेडी इंक्लूड करेंगे ही ना डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में। तो फाइनल गुड के वैल्यू के अंदर तो ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसको हम बार बार क्यों ऐड करेंगे? बार बार ऐड करेंगे तो ये एक और प्रॉब्लम बन जाएगा, डबल काउंटिंग वाला प्रॉब्लम हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देके हम समझते हैं, जैसे कि लाइक पेन
और इंक का एग्जांपल लेके समझते हैं कि मैंने सपोज एक पेन प्रोड्यूस किया है, तो उसके लिए मैंने कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदे, जिसमें कि एक है इंक। तो मैंने एक ही प्रोडक्ट सपोज कंसिडर किया है इंक, तो इंक मेरा हो जाता है इंटरमीडिएट गुड। तो अभी मैंने इंक को अलोंग विद दैट, जैसे भी पेन का प्रोडक्शन होता होगा, तो उसको प्रोड्यूस करके फाइनली मेरा पेन रेडी हो गया। तो जब मैं मार्केट में पेन को सेल करूंगी ना, इसका जो प्राइस मैं डिसाइड करूंगी 25-30, जो भी मैं इसका पेन का प्राइस डिसाइड करूंगी, उसमें ये इंक का कॉस्ट भी तो मैंने डाला होगा, ठीक है, बिकॉज इंक तो मैंने खुद से खरीदा था, बट आई यूज्ड इट फॉर फर्दर प्रोडक्शन। मैंने फर्दर प्रोडक्शन में लगाया, इसको फाइनल गुड बनाया। तो जब इसको मैं फाइनली मार्केट में बेचने जाऊंगी, तो आई विल डेफिनेटली इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ इंक हियर। तो एक बार तो इंक का वैल्यू यहाँ पे आ ही गया, ठीक है। तो पेन का वैल्यू भी हमने डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिया। तो सेपरेटली अगर हम इंक को फिर से ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो डबल काउंटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हम रियल एस्टिमेट नहीं निकाल पाएंगे, रियल जो वैल्यू होगा डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम का, वो हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो कोई भी मिस्टेक ना हो कैलकुलेशन में डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, इसीलिए हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स के जो एक्सपेंडिचर होता है वो हम कभी इंक्लूड नहीं करते। वी ओनली इंक्लूड द एक्सपेंडिचर मेड ऑन फाइनल गुड्स, ठीक है। तो बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स का डिमांड क्यों होता है, सो दीज आर नोन एज डिराइव्ड डिमांड। तो इंटरमीडिएट गुड्स की जो डिमांड होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। मतलब किसी और चीज के लिए मुझे ये इंटरमीडिएट गुड्स चाहिए, मुझे इंक ऐसे नहीं चाहिए, बट आई नीड इट बिकॉज आई एम मेकिंग और आई एम कंटिन्यूइंग विद द प्रोडक्शन ऑफ पेन, तो इसीलिए मुझे इंक चाहिए, ओके। सो दिस काइंड ऑफ गुड्स आर नोन एज डिराइव्ड डिमांड। मतलब ये गुड्स ऐसे तो यूज नहीं होता है, लेकिन लाइक किसी और प्रोडक्शन में इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। एक और पॉइंट यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट है, जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन में था गुड्स विच आर ईदर यूज्ड फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। अगर सेम ईयर में कोई भी चीज सेल नहीं होता है, यूज नहीं होता है, तो अगर वो नेक्स्ट ईयर में मतलब एंटर कर जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फाइनल गुड बन जाता है, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स हम क्यों खरीदते हैं, इधर हम लोगों को वो रीसेल करना होता है और इधर फर्दर प्रोडक्शन में यूज करना होता है। लेकिन अगर इनकेस हम फर्दर प्रोडक्शन में उसको यूज नहीं कर पाए विद इन द सेम ईयर और वी कुडंट सेल दैट प्रोडक्ट, तो उसको अगर वो नेक्स्ट ईयर में एंटर कर जाता है ना, तो वो बन जाता है वही इंटरमीडिएट गुड, फिर बन जाएगा फाइनल गुड, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे याद रखने के लिए। सो ये है बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड, जो मतलब बिल्कुल रेडी फॉर कंजम्पशन है, रेडी फॉर यूज है। और इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो हम खरीदते ही इसीलिए है ताकि इसके हेल्प से हम कुछ और प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये हो गया द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। थैंक यू।